आज सुप्रीम कोर्ट, एक नई सुप्रीम कोर्ट लगी। जस्टिस काजी फायज ईसा जो अब चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने तमाम जजेस को अपने साथ बिठाया। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त टीवी पर नशर। अमले से कहा अदालत आने वालों के साथ मेहमानों जैसा सलूक किया जाए। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए कहा है कि 2 सीनियर तरीन जजेस की मुशावरत से बेंचेस बनाएंगे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल के लिए सेंटर फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मामले का इख्तियार सदर जरदारी को है। उनसे दरख्वास्त है कि हमारे हाथ ना बांधे जाएं। परवेज इलाई को पेश ना करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.27 सस्ता होकर ₹295, जबकि ओपन मार्केट में 297 का हो गया। आज मेरा प्रोग्राम सादा सा है। हमारे पास जो सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और फैसल वावडा साहब, उन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और इनसे हम बस यही सवाल पूछेंगे कि आज की अदालत इनको कैसे लगी। इसके अंदर 20 सवाल हैं। इनके अलावा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। आज की कोर्ट के मामलात जो हैं जी, वो बड़े वाजे हैं। एक तो बतौर सहाफ़ी मैं आपको बताऊं, मुझे तो बड़ी खुशी है कि लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को समझाते थे वो समझते थे हम 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, बीच में डंडियाँ मार रहे हैं, वाजे हो गया। लेकिन मैं आपसे ऑब्जर्वेशन, आज की कोर्ट कैसी लगी आपको? बहुत शुक्रिया तला साहब। मैं तो तला साहब बड़ा क्लियर था आपके शो पे भी कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस साहब हैं उनके 10 दिन लास्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनके फर्स्ट 10 डेज बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो उन्होंने अपनी टोन सेट कर दी है। पाकिस्तान को एक ट्रैक पे लाने का आपको विजन नज़र आया है। सो वी गॉट नाउ 2 हीरोज़, 2 हीरोज़ हमारे पास है। क्योंकि आज मैंने सारी प्रोसीडिंग्स सुनी, उसमें पाकिस्तानियों में ज़्यादा बेहतरी होती है कि उर्दू में ज़्यादा बात होती है, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट हमें पता होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम को जो कोर्ट अंग्रेजी में बात करे वो उर्दू में बोल के उनको समझाए, ताकि उनका भी तकिया और ईमान पक्का और मजबूत सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। कम्युनिकेशन के जाविये से अच्छा है, ठीक है, ठीक है जी। नंबर 2 ये कि जिस आदमी की स्ट्रेंथ होती है, जिस लीडर की, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, दिलेरी एम्बिट के अंदर होती है, वही ये काम कर सकते हैं जैसे उन्होंने आज लाइव टेलीकास्ट करने की इजाज़त दी। दैट शोज के फायजा साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है वो स्ट्रेंथ के साथ है। तो हमारे पास 2 हीरोज़ हैं। हाँ। एक किसी कानून के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो काम कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, और फायजा साहब। तो हमें पाकिस्तान के अंदर उम्मीद और होप ज़रूर नज़र आ रही है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तला साहब मैं 1 मिनट और लूँगा कि 2 केसेस जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की लाइफ लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 2 केसेस हैं, एक फैज़ाबाद की इम्प्लीमेंटेशन जो फायजा साहब करेंगे, जो उनके गले भी बड़ी है, ठीक, और एक अरशद शरीफ मर्डर के जो सर्द खाने में वो जब खुलेगा, और जो एक रेफरेंस दाखिल किया था आरिफ अलवी साहब ने फायजा साहब के लिए, जब इस तीनों को क्लब आप करेंगे तो आपको कारिंदे, कलाकार, ड्रामेबाज, खास, प्यारे, लाडले, इन तीनों केसेस के अंदर आपको मिलेंगे। मर्डर केस में भी, फैजाबाद में भी, और उस रेफरेंस के अंदर भी। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होगी। और दूसरा मैंने कहा अरशद शरीफ साहब का ट्रायल कंप्लीट होगा, आपको मुजरिम हथकड़ियों में घसीटते हुए नजर आएंगे। और फैजाबाद की जो अगर रिपोर्ट पढ़ें, दैट्स वेरी क्लियर, जी, ब्लैक एंड व्हाइट। हमने तो उसको, ठीक है, तो मेरा रिवर्स भी पढ़ा है उसको, ऊपर से नीचे जी। तो उस वक्त खैर इतनी ज्यादा उसकी शुनीद नहीं होती थी। नहीं, उसको पढ़ने के ऊपर तो आपको सजा भी मिल सकती थी, उस वक्त की बात कर रहा हूं। लीडर होता है ना सर, और सही मेरिट पे खड़ा होता है। बट यू आर हैप्पी विद द वे थिंग्स आर, वेरी हैप्पी। सो आप आज उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो आपकी सियासी आइडियोलॉजी के करीब हैं। उन्होंने साइलिन की बात की, 57,000 पेंडेंसी की बात की, आप इसका जिक्र करते रहते हैं। आइन के एम्बिट में रहने की बात की, बार बार वो कहते रहे कि जो भी जरा डिविएट करता था जी कि मैं ना करें, बताएं कि आइन की कौन सी शिक है। सो क्या आप समझते हैं कि ये ठीक चली आज कोर्ट, अच्छी चली, कोई नयापन इसमें नजर आया या नहीं? बिल्कुल नयापन तो था तलत भाई। उसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होना, करोड़ों पाकिस्तानियों ने पहली दफ़ा शायद देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलती है, कैसे वहाँ पर दलाइल पेश किए जाते हैं, जजेस कैसे सवालात पूछते हैं, और फिर फुल कोर्ट का बनना, तमाम सुप्रीम कोर्ट का बैठना, और एक ऐसे इशू को डिस्कस करना कि जो डायरेक्टली रिलेटेड है चीफ जस्टिस की अपनी पावर से। ठीक।
और उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसकी समाअत हो रही थी उसके अंदर कमोबेश उस एक्ट के अंदर वही बातें की गई थी कि जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं बेंच फिक्सेशन की, केसेस की फिक्सेशन की, सुओ मोटो नोटिस लेने की, ये मीडिया में, सियासतदानों में, लीगल फ्रेटर्निटी में कमोबेश इसके ऊपर एक कंसेंसस था कि यार ये पावर्स जो हैं ये बड़ी अब एक गलत तरीके से भी इस्तेमाल हुई है, माजी में पिक एंड चूज किया गया है। और ये आपने शख्सियात के अंदर कंसंट्रेट कर दिया, हालांकि आइन में उसका तस्करा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का तस्करा है। फिर उसके अंदर इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होते कि अपील का हक भी मौजूद नहीं है। फिर नीचे तो ये सारी चीजें जो थी ये दुरुस्त करने वाली थी। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, वो जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने उसके खिलाफ स्टे दे दिया। तो आज अच्छा लगा कि ना सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट वहां पर मौजूद थी, पूरा मुल्क के सामने मुल्क को नजर आ रहा था, बल्कि वहां पर चीफ जस्टिस ही की पावर्स डिस्कस हो रही थी कि वो पावर्स किस लिहाज से एक्सरसाइज होनी चाहिए। मुझे क्यों लग रहा है कि अब आप एक कोई एतराज भी करने वाले हैं? नहीं, एतराज कोई नहीं। और दूसरी जो चीज मुझे जो पसंद आई वो कि चीफ जस्टिस ने अपनी गलतियों के, अपने इंस्टीट्यूशन की गलतियों का एतराफ बिल्कुल किया। सही। हम पाकिस्तान में कितने अरसे से तकाजा करते आ रहे हैं कि हमारी जो अदलिया है उसकी एक तारीख है गलतियों की। डिक्टेटरशिप्स को अलाउ किया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि ऐसी कोई प्रोविजंस मौजूद नहीं है, लेकिन उनको तरमीम का इख्तियार किया गया, उनके ऊपर ठप्पा लगाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत का जिक्र किया जो इसी सुप्रीम कोर्ट से दी गई। तो ये गलतियों का इतराफ़ करना, तसीह का अमल शुरू ही उस वक्त होता है कि जब आप अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं। दूसरी चीज अच्छी ये लगी कि उन्होंने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया, और मेरे ख्याल से दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। 76 सालों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, और सारे लोगों के सामने बहुत अच्छी इब्तदा है। तो अब चैलेंज और डिसीजन जो मर्जी आए, लेकिन चैलेंज चीफ जस्टिस के लिए यही होगा। अगर आप एतराज ना करें तो मैं चैलेंज का सेक्शन जो है सेपरेटली करना चाहता हूँ। फिलहाल जरा हम देखते हैं, एक दो इशू में रेज करना चाहता हूँ। राजा साहब हमारे साथ लाइन पे। राजा साहब, आपकी पार्टी ने तो बड़ी तारीफ की और उसी से हमारे खदशात उभरे कि भाई आप जिसकी तारीफ करते हैं वो बेचारा परेशान ही हो जाता है। आपने अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ की, वो फिर मुल्क को परेशानी में छोड़ के चले गए। आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तैनाती करते हुए तारीफ की, उन्होंने क्या किया। फिर राहील शरीफ की तारीफ़ें करते रहे, उन्होंने क्या किया। फिर बाजवा साहब की तारीफ़ें करते रहे। तो आज आपने कोई ज़्यादा ही नहीं तारीफ़ कर दी काजी फायजी से, तवक्कुआत भी आपने बढ़ा दी कि नहीं? तलत साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात की। तो मुझे हजरत अली का वो कॉल याद आ रहा है कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से पनाह मांगो। तो ये तो तारीख इस चीज की गवाह, ये तो हम नहीं, ये तो फौजी सरबराहान की अपॉइंटमेंट करके आप उन पर एहसान करते हैं? आप तो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। नहीं, मैं आपको, आपका सवाल और आपका जो जवाब आपने कहा ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जो मैंने बात की है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कोई यहाँ पे किसी पे एहसान नहीं करता। ठीक। हर बंदा अपना आइन के बीच में बैठ के काम कर रहा है। ठीक। जब आप आइन पे हल्फ ले रहे थे आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते। फेयर एनफ। आप पार्लियामेंट में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे होते हैं, आप आइन के मुताबिक अपना काम कर रहे होते हैं। अगर नहीं शौक काम करने का तो ना है असेंबली में। ठीक। अगर जस्टिस बनना है तो फिर आइन के मुताबिक काम करें, अगर नहीं शौक तो ना बने, वकील बन के वकालत करते रहें। ठीक। और इसी तरह अगर आपको बाकी इदारों में काम करने का शौक है तो आइन के मुताबिक काम करें। तो आज की कोर्ट से आपको क्या लगा कि उन्होंने क्या स्ट्रेट एंड नैरो आइन का पाथ डिटरमिन कर दिया है या नहीं किया है? देखें, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं आइन और कानून, उन्होंने बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात की कि कानून मुझे भले अच्छा लगे या ना लगे। और उन्होंने दो चीज़ों का मुजाहरा किया। एक, उन्होंने जॉइंट विजडम का मुजाहरा किया है कि विजडम जो होती है वो जितनी कलेक्शन ऑफ विजडम होगी उतना अच्छा फैसला आएगा। और उन्होंने अपने फेलो जजेस, जिसके ऊपर हम पार्लियामेंट में तकारीर कर करके हम बात करते रहे कि कानून साजी आइन में पार्लियामेंट का किरदार है, फुल कोड बनाइए, फुल कोड बनाइए। जो हम बात करते थे वहां पे वो आइन में दर्ज थी, हम आइन के मुताबिक बात कर रहे थे। और उसके ऊपर जो आइन की तशरीह की गई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, वो तशरीह जो थी वो आइन की जो स्पिरिट। आज भी वैसे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में कोई कंसेंसस नहीं था कतकलामी। उसके अंदर भी ये बहुत बात हुई कि पार्लियामान ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया। जज साहिबान ने, एक ने, दो ने नहीं, तीन चार ने ये बातें उठाई हैं।
सो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पार्लियामान का इख्तियार था वो भी वहां पर मौजूद था, तो मुझे कोर्ट के जो जॉइंट विजडम है उसके अंदर कोई हमांगी नजर नहीं आई। फिलहाल फैसले में आएगी लेकिन नजर नहीं आई मुझे। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो एक अच्छा फैसला आएगा। ठीक है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा तो किस तरह अच्छा तो फैसला? आप खुश हैं और ओवरऑल? जो डिफरेंट होंगे जी, हम तो देखिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के एक अच्छे सफर का आगाज हो रहा है और हम ये तवक्को करते हैं कि अब वो सारी चीजें जैसे जो शौकत सिद्दीकी ने बातें की, जो मामलात से काजी फायज ईसा साहब खुद गुजरे, और जो लोग कहा करते थे कि काजी फायज ईसा को तो सोच ही ना सकेंगे आप चीफ जस्टिस बन सकते हैं, और वो सब चीजें जो हुई हैं पाकिस्तान के साथ पिछले ये वो तो शुक्र करें वो लोग चले गए हैं, अगर वो होते तो फिर उन्होंने वही करना था जो वो नहीं, कह रहे थे। शुक्र करें चले गए। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग जो कहते थे कि कभी भी नहीं आएंगे, वो आज लोग अल्लाह के खौफ से डरे। जब आपने बात की ना कि आपने जब कहा ना कि आप खुश हैं, तो फैसल वावडा साहब जो है ना जेर लब मुस्कुरा रहे थे। देखिए क्या वजह? एक तो मोहसिन आने साहब ने कहा कि एक अच्छा सफर शुरू हुआ है, मेरी इनको गुजारिश है कि इस सफर पे खुद ना सफर करने चल पड़ना, वरना बड़ा सफर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी, अंग्रेजी वाला था। ठीक है जी। दूसरा देखिए तलत साहब, ऑन अ सीरियस नोट, आप इस मुल्क के आइन, कानून और जमहूरियत के नाम पे जमहूरी लीडर्स की हिस्ट्री अगर एक मिनट की सुन लें। जंदाल साहब आते हैं जब बॉर्डर पे शहादतें हो रही है, अमेरिका भागते हैं कि मेरी हुकूमत बचा लो। नाम क्या है? मियाँ नवाज शरीफ। ओहदा क्या है? वजीर आजम पाकिस्तान। आगे बढ़ जाए, राजा परवेज अशरफ साहब, नाम राजा परवेज अशरफ साहब, एनर्जी की वही ना इल्ज़ामात, करप्शन के चार्जेस, ओहदा वजीर आजम पाकिस्तान। गिलानी साहब, हीरों के हार सदके के जो मिले थे वो बेगम को दे दिए, करप्शन के चार्जेस, ओहदा वजीर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब, पापड़ वाला, ये वाला, वो वाला, फलाना धमाका, करप्शन के पहाड़, ये वो, ओहदा वजीर आजम पाकिस्तान। इमरान खान साहब, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, अजीब सा पाकिस्तान, शोधा के अंदर उनकी शहादतों को की तजलील की, ओहदा वजीर आजम पाकिस्तान। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाएंगे, रोटी कपड़ा मकान छीन लेंगे, ओहदा सदर पाकिस्तान। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें, ये पाकिस्तान में हो सकता है तलत साहब, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। सारे लीडर की बात मैं कह रहा हूँ 18 के 18 इनको अंदर करें। अयूब खान की बात करें, उनकी भी करें, डिक्टेटर्स की भी करेंगे, उस प्रोग्राम में करें। मैं तो आपको जो दुनिया में नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो दुनिया में नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है सर, इतामत नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सवाल ये तलत साहब कि ये जिस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, उसमें जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, वो आज कारकुन बन गए हैं PMLN के जाके, तो उसमें क्या है? ठीक है, नहीं सर, आप गेम देखें, ये जोड़ा PDM, ये आई राजा रियाज अपोजिशन, ये आई पीपल्स पार्टी, ये आ गई सारी पार्टियां, सबने 16 महीने में अपने केसेस रिजॉल्व करे, सारे केसेस झाड़ दिए, झाड़ दिए, कर्जा डाला, निकल गए वापस। अच्छा सुनिए तरह साहब, एक कहानी सुनिए, एक सेकंड। ये पहला पाकिस्तान में, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 164 का कन्फेशनल बयान देते हैं साठ साहब, मफरूर इश्तिहारी होते हैं 5 साल के लिए, एक शाम वापस आते हैं, केसेस खत्म, अगले दिन सेनेट बहाल, उसके अगले दिन वजीर खजाना, कर्जे, केसेस माफ, अगले दिन टेन्योर पूरा, जहाज लंदन। अब देखिए सर, आपने जिस हीरो का जिक्र किया ना, जनरल आसिम मुनीर ने का जिक्र किया था ना आपने शुरू में, जी जी जी, उन्होंने बिजनेसमैनों के साथ बैठ के इसाक डार साहब की बहुत तारीफ की थी। नहीं तो सर जरूरी तो नहीं क्या है, उनको नहीं पता कि ये सारा जो आपने, और ये जो आपने हाथों से इकट्ठे किए ना गिलास, ये हाथ किसके थे? गुलदस्ते, हाथ किसके थे? उन हाथों को ही मैं कह रहा हूं कि अब उनके आगे पाकिस्तान की कौम हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी, ना आग लगाएगी, ना गाली देगी, ना तोड़फोड़ करेगी। So what is your argument? माय आर्ग्यूमेंट इज कि ये जो 18 जमातों के जमहूरी जनाजे लीडर लेके हम फिर रहे हैं करप्शन के, एक्सपायर्ड, इनसे जान छुड़ानी जरूरी है, इनके केसेस खोल के इनको कैफे किरदार तक पहुंचे, 18 के 18, ठीक है जी। और नए 24 करोड़ में से 800 आदमी नए लाए, चाहे इन्हीं पार्टी से ले आए। अगर आपको जमहूरी निजाम चलाना है, पहले प्रोग्राम्स में आप लोगों को फांसियां चढ़ा रहे थे, सर अभी भी मैं कह रहा हूं, फांसी अच्छा सर मेरी बात सुना, हाँ। मैंने इनको भी ये कहा कि आप पार्टी लेस लोग जो है ना, वो इस मुल्क के अंदर आएंगे, और आजाद उम्मीदवार। मोहसिन आजा साहब से भी आप पूछे, वो एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, वो नहीं एग्री करेंगे। इस बार देखिए जो गवर्नमेंट आएगी ना, ये भी लिख लीजिए, 14 महीने से 17 महीने मैक्सिमम मदद होगी उसकी, इतनी लड़ाई होगी। तीसरा सर ये कि मुझे आइन, कानून और जमहूरी जनाजे के नाम पे जमहूरी लीडर्स रोटी नहीं दे रहे। गरीब का बच्चा 13 साल की उम्र में नौकरी कमाने जा रहा है रोटी खाने के लिए, उसका आप रेप करते हैं, कत्ल कर देते हैं। अच्छा आपका अपना जाती फेल है, आपको अगर आइन, कानून और जमहूरियत रोटी दे दे
कपड़ा दे दे, एजुकेशन दे दे, बच्चे को प्रोटेक्शन दे दे, मैं आई एम ओके, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, एक तरफ हमें चीफ जस्टिस साहब की आज डायरेक्शन नजर आई, सब बहुत होपफुल हैं, खुश हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बहुत अच्छी काविश नजर आ रही है, ईमानदारी, नेक नियति। आपका अपना फेल है, आप गुनाह करें, सवाब करें। आर्मी चीफ साहब हमें होप देते हुए, मेहनत करते हुए कुरान की आयत तर्जुमा भी देते हैं। दूसरी तरफ आपने फेस ऑफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाए हैं, न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल केयर टेकर, जिसका न्यूट्रलिटी कहीं से नहीं है। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपने फेस ऑफ पाकिस्तान किसको बनाया? मुर्तजा सुलंगी साहब को। उनको अच्छा, मुर्तजा सुलंगी साहब कब, उनको किसने लगाया? उनका जाती काम क्या है? दैट्स हिज पर्सनल लाइफ। बट अगर आप एक कुर्सी में बैठे हुए हैं और आप पे हरासमेंट का केस है, आपके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर कपड़े डिस्कस हो रहे, उनको किसने लगाया? यू कांट रिप्रेजेंट। देखिए सर, मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं एक गुनाह कर रहा हूं, दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह। बट अगर मैं इस कुर्सी में बैठा हूं, उनको और उस कुर्सी के साथ बैठकर उनको किसने लगाया? किसी को हरास करता हूं, उनको किसने लगाया? अगर ये आप लोगों ने निजाम चलाना है कि एक आदमी को आप अंदर करेंगे, दूसरे को मुल्क से बाहर भेज देंगे, तीसरे को खड़ा कर देंगे, फिर तीसरे को बाहर ले आएंगे, उसको अंदर कर देंगे, पहले को बाहर कर देंगे, ये टोपी ड्रामा जो है ना सर, 18 लोगों का, अब कैमरे की तरफ देख के क्या किसको रहे हैं आप? ये मैं सर जो भी नाम लेना, I am talking about judiciary. I am talking about establishment. No, you're talking about establishment. You're not talking about judiciary. I am. उन्होंने तो कोर्टों के फैसले करने जेल। अच्छा, let me hear मुस्तफा। So इनका मुद्दा ये है कि पाकिस्तान को फारिग करें, पाकिस्तान को नहीं, बाकी सारों को फारिग करें और नए लोग लेके आए। Your take on this? तलत भाई, ये एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूटी के साथ चल रहा होता, क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक, तो हम शायद ये जो लीडर्स हैं जो जिनकी आज गुफ्तगू कर रहे हैं, वो शायद उसी प्रोसेस के जरिए उनको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता के अमल से निकल जाते हैं। अब हमारे साथ इंडिया बैठा है, हमने इकट्ठे एक सफर शुरू किया और उस सफर में उनके यहाँ कंटिन्यूटी से एक चीज चलती रही और कितने लीडर, कितने बड़े बड़े नाम आए और गए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम, एक तो सब्र नहीं है हमें, हम जो हुकूमत में आता है, कोई पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सकता। ठीक, अगर पाकिस्तान में कोई वजीर आजम अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सका तो इसकी पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि हम बहुत जल्दी उससे तंग आ जाते हैं, कहते। और जिनका काम है एहतसाब करना, एहतसाब असल पाकिस्तान की अवाम का काम है कि आप उनके पास जाए, जी ये इश्यूज पे मैं आपसे वादे करके आया था, आपको मैं ये डिलीवर कर सका या नहीं कर सका, आप मेरा एहतसाब कीजिए। यहां पर होता क्या है, यहां पर वोट आप लेते हैं शहादत की बुनियाद पर, यहां पर सियासी शहीद लोगों को बनाया जाता है, उनके साथ उनको जब उनकी टर्म मुकम्मल नहीं करने दी जाती तो हर कोई अपना एक मुकदमा लेके अवाम के पास जाता है कि मैं तो तुम्हारे काम करना चाहता था, मुझे मौका नहीं दिया। विक्टिमहुड बहुत दिखती है, नंबर एक। नंबर दो, मैं इस हद तक ये इत्तेफाक जरूर करता हूं कि ये जो सुबह शाम हमें जमहूरियत का भाषण देते हैं, ये जो जमातें, उसमें सारी जमातें शामिल हैं, उनका जो शाम ढले जो किरदार है, वो किरदार बिल्कुल गैर जमहूरी है। आज पाकिस्तान में, इस मुल्क में तलत भाई, ये बड़ी सोचने की बात है कि पिछले 3 सालों में हर जमात इक्तदार में रही है। ठीक, उसके अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है पाकिस्तान में, यू नेम इट, और उसने इक्तदार गुजारा है पिछले 3 सालों में, लेकिन अवाम के मसाइल उन्होंने हल नहीं किए। उनके अपने अकाउंट जो फ्रीज थे वो डीफ्रीज हो गए, उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो खत्म हो गए, लेकिन अवाम के मसाइल नहीं हल हुए। ठीक, तो और तीसरा नुक्ता तलत भाई ये है कि हमने कई ऐसी चीजों के हम इल्म में है हमारे, जो हम बयान कर नहीं सकते। और वैसे भी आज का आप किरदार देख लें, सियासी जमातों का एक रेस लगी हुई है कबूलियत के लिए, और फकत सिर्फ झगड़ा इतना है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इनको कबूल क्यों किया, मुझे कबूल करें। ठीक, तो सियासी जमातों का जो अपना किरदार है, ठीक है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत को तबाह करने में, इस मुल्क में डेमोक्रेसी को डिरेल करने में हमारा पास्ट भरा पड़ा है, लेकिन हमारे जो सियासी लीडरान है इनका भी तो आप किरदार दें। ओके, लेट मी, इफ यू अलाउ, मैं राजा साहब को बात जाऊँ। राजा साहब, बड़ा स्ट्रांग मुकदमा यहाँ से इवॉल्व हुआ है। इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज जो ताकत में बारहा रही हैं और पुराने चेहरों को दोबारा से रीसर्कुलेट करके वो लेके आती हैं, और वावडा साहब ने तो ये भी कह दिया कि आप राजा साहब से पूछेंगे, वो इत्तेफाक करेंगे कि आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए हुकूमत बननी चाहिए। बताइए। बनेगी जी। नहीं, मैं ये कभी भी इत्तेफाक नहीं करूंगा, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार भी इन्हीं सियासी जमातों में आएंगे इलेक्शन के बाद। ये मैं चलेगी सियासत आज़ाद की वजह से मैं ये कह रहा हूं। और आज़ाद उम्मीदवार देखें, काफ़ी लोग जो है वो अपनी मुकामी सियासत को देख के, हालात को देख के, अगर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला देखेंगे तो हमारे मुकाबले में पंजाब में आप देखेंगे तादाद में काफ़ी सीटों पे आज़ाद भी नज़र आएंगे।
जो मेरा अपना एक सियासी तज्जिया है। कहीं पे आपको पीटीआई भी नज़र आएगी, कहीं पे आपको बाकी जमातें, लेकिन पंजाब के ज़्यादा 9 मई के वाक़यात के बाद जो भी लोग इलेक्टेबल सियासत करते हैं और जिनके हल्के हैं, जिनकी वहाँ पे एक पोजीशन है अपने हल्कों में, अगर उनकी हमारी पार्टी में तो जगह नहीं, देखे हमारे पास तो हर सीट पे एमएनएस भी थे, एमपीएस भी थे और हमारी पार्टी। लेकिन बड़ा मुकदमा ये नहीं है कि आज़ाद हो गए, बड़ा मुकदमा ये कि पार्टियां मौजूदा क़यादत फेल हो चुकी है, नई क़यादत की ज़रूरत है। देखिए मौजूद अब यही बात जो मुस्तफ़ा खोखर साहब फरमा रहे हैं कि आप हर दफ़ा एक नया तजर्बा करते हैं। अब अगर आपने फिर एक नया तजर्बे की, ये मुल्क अब तजर्बात का हामिल, यहाँ पर इसमें और गुंजाइश नहीं है तजर्बात की। अगर हम फिर कोई इस तरह के तजर्बे की तरफ जाएंगे, देखें 2018 में नवाज शरीफ को, बल्कि 17 में एक फैसले के लिए एक तजर्बा था ना, एक पूरी स्कीम थी। जिन लोगों ने नवाज शरीफ को नायल करने में किरदार अदा किया, आहिस्ता आहिस्ता वो कौम के आगे एक्सपोज हुए। साकिब निसार साहब की गुफ्तगू आई, फिर जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बातें सामने आ गई, फिर बाकी जो अफसरान थे उस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी सामने आ गई। कौम को पता लग गया कि वो एक तजर्बा था। अब जेन्युइन कौम को लीडरशिप दें जो कौम में मकबूल है, उसके बाद एक जेन्युइन इलेक्शन कराएं। हम ये नहीं कहते अगर आपने एक बंदे को तरतीब दुरुस्त करना है, इलेक्शन कराए, जेन्युइन लीडरशिप आए। आप कह रहे हैं कि पहले जेन्युइन लीडरशिप दे फिर इलेक्शन करवाए, तो आप पहले इलेक्शन कराए फिर लीडरशिप आएगी ना? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक आदमी को आपने एक प्रोसेस से धांधली करके निकाल दिया, उसको एक गलत अदालती फैसले से नायल किया गया, और साकिब निसार की वो बातें, शौकत सिद्दीकी की वो बातें जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो चीफ जस्टिस जो जीबी के गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनकी वो बातें, उनका वो एफिडेविट, सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है कि क्या क्या हुआ था उस वक्त, किस तरीके से नवाज शरीफ को खत्म किया गया, उसकी जमात को खत्म किया गया। राजा साहब, एक तो मसला ये है कि हम आवाम को बचाते रहते हैं और जब सियासी जमातों से बात करते हैं वो अपने लीडरान को बचाते रहते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम पहले किसको बचाएं। लीडरान को नहीं बचा रहे। हाँ, देखिए पहले अवाम को बचाना है, लेकिन अवाम को वही बंदा बचा सकता है जो सही लीडर हो। ठीक, सही लीडर ही तो नहीं है ना भाई पाकिस्तान के अंदर। 18 के 18 हमने ठेका थोड़ी उठाया हुआ है कि मसला है ना, 35 साल से लेकर 80 साल के आदमी जो खुद खड़े नहीं हो पा रहे, आपका मसला है। कह रहे मुल्क खड़ा कर दो, कैसे पॉसिबल है? इसलिए जो देखिए हमारा तो मसला ही वाडा साहब भाई ये गवर्नमेंट मेरा तो क्यों नहीं आपने किया फैसले के ऊपर? मेरा तो मसला हिम्मत, इतनी बातें जमहूरी आप कर रहे हैं। मेरा मसला ये है कि मेरा लीडर मेरा लीडर लीडरशिप मेरा लीडर 2008 में भी नवाज शरीफ था, मारे जा रहे, 2013 में भी नवाज शरीफ था, 2018 में भी नवाज शरीफ था। सर बस और मैं ये समझता हूं कि मेरा लीडर लोनली का मतलब नवाज शरीफ की बात करेंगे ना, आप नहीं समझते, बात नहीं आ सकता साहब। आप भी मेरा भाई है, ये खड़ा हुआ इसको निकाल दिया, मैं खड़ा हूं मुझे निकाल दिया, ये क्यों नहीं आ सकता भाई? साहब पे तसल्ली नहीं, क्यों नहीं आ सकता? हम क्यों गुलामों की तरह खड़े हों किसी के पीछे? मुझे तला साहब एक मजाक, गुलाम नहीं है, ये जोक नहीं है पाकिस्तान के साथ। हर कोई आता है वही 18 शक्लें, जब मैं पैदा हुआ वही शक्लें, मैं बड़ा हुआ वही शक्लें, मैं जवान हुआ वही शक्लें, मैं बुढ़ापे की तरफ चल पड़ा हूं वही शक्लें, और कहते हैं आप उसकी नालायक औलाद भी एक्सेप्ट कर लो। ओके, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। यू कैन एलैबोरेट, मुझे ब्रेक में जाने दो। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, राजा साहब, टाइम इज अप फॉर ब्रेक, लेट मी टेक अ ब्रेक, वरना बात कट जाएगी। चलने दिया जाएगा तो ये नहीं होना था। ठीक है, तत्हीर का अमल, लेट्स टेक अ ब्रेक। बात शुरू हुई थी जुडिशरी से, नई सुप्रीम कोर्ट, नया चीफ जस्टिस, नया अंदाज, लाइव ब्रॉडकास्ट, और मामला ड्रिफ्ट कर गए सियासत की तरफ कि नई क़यादत आनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं किए, क्योंकि इस तमाम अमल को, तत्हीर का अमल हो, इंतखाबात का अमल हो, नई क़यादत लाने का अमल हो, ये आइन के अंदर रहना है। और अगर इस मरतबा किसी ने तजर्बा किया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रिकॉर्ड बड़ा स्ट्रेट है, वो तजर्बाती मामलात के ऊपर हिल कम डाउन लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, बट यू हैड अ पॉइंट टू मेक, जी गो अहेड। जी, मैं सिर्फ इतना पॉइंट उस वक्त लेना चाह रहा था कि मेरे भाई हैं मोहसिन, और इन्होंने अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में मैं जो एक फ्लॉ, एक जो झोल मुझे नज़र आता है कि आप बिलाशुबा इलेक्शंस की बात ज़रूर करें, लेकिन क्या आपको ये ज़ेब देता है कि जब आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठकर ये जानते बूझते हुए आपकी मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने के नतीजे में इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, आप वो फैसला फिर भी करते हैं, इलेक्शंस को डिले करते हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर तलत भाई, जो इस वक्त इलेक्शंस डिले करने के पीछे सिर्फ एक चीज़ है कि हमारा जो इस वक्त एक सियासी हरीफ है उसकी मकबूलियत के अंदर कमी आ जाए, हमें इतना टाइम मिल जाए तो तब हम इलेक्शनों में चले जाएंगे। तो अब ये तो सरासर गैर जमहूरी रवैया है। आपने जो 16 महीने की प्रोग्रेस दिखाई
उस प्रोग्रेस पे अगर आपको खुद यकीन नहीं है कि वो आपको इलेक्शन जिताने के लिए काफी है, या आप अवाम का सामना करने पे तैयार नहीं है उस प्रोग्रेस की बुनियाद पर, तो आप आज किस मुंह से हमें ये जमातें जमहूरियत का भाषण देती हैं? इलेक्शन को डिले करने के ये सारे शामिल मुजरिम हैं, शामिल जुर्म रहे ये तमाम जमातें, और भाषण हमारे लिए ये जमहूरियत क्या इमरान खान जी जाते? देखें, अब फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हो आज के दिन में, तो आई कैन ऑनेस्टली टेल यू कि लोग इतने खफा हैं इस वक्त, लोग महंगाई के हाथों इतने तंग हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि लोग इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं। ये जो अभी तो एक क्या उस कर्ब आज का मैंने गुस्से का नतीजा क्या निकला? आज मैंने एक नया लफ्ज सुना, माशी वटा सटा। माशी वटा सटा ये कि आपने डॉलर की कीमत तो 30 रुपए कम की, बहुत अच्छी बात, लेकिन साथ आपने 26 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। आज मेरे पास लोग आए कहते जी स्टॉप टू स्टॉप जो किराया है वो 50 रुपए का हो गया। तो एक आम आदमी की मुश्किलात में तो आपने बेपनाह इजाफा कर दिया। अब सवाल यह है कि हमने 75 साल तो गुजार लिए हैं, और इन्हीं लड़ाई में जो हमारी अशराफिया की आपस की लड़ाई है, और वो आज भी जारी है। अगर हमने उस इक़्तिदार की रस्साकशी से बाहर निकलना है, लोगों के ऊपर तवज्जो देनी है, तो किसने करना है? तो ये देखें ना, अब हमारे मुल्क में जो ताकतवर हैं, कौन एस्टैब्लिशमेंट है, वो उस मुल्क में जमहूरियत को उसने पनपने नहीं दिया। ये हीरो जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हीरो तो अब आपने देखे कैमरे की तरफ मुकर के बताना कि आप जनरल आसिम मुनीर से क्या तवक्को करते हैं कि 18 लोगों के साथ वो क्या करें? देखिए, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साहब से ये एक्सपेक्ट और तवक्को करता हूँ, और कौम भी तवक्को करती है कि जो 18 लीडरों की हैसियत और स्टेटस और दौलत है, वैसे पाकिस्तानी कौम के लोग हो जाए, और पाकिस्तानी कौम के जो हालात हैं वो उन लीडरों के हो जाए। बहुत सीधी सीधी बात है। इनको भिखारी बना दें, इनके सारे लीडरों को, इनको तख्ता ताड़ पर चढ़ाएं सर, चाहे उसमें आपको खुद भी फांसी चढ़ना पड़ जाए। एक दफा पाकिस्तान के लिए आपको बड़ा खून का घूंट पी के आगे निकलना होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर 70 रुपए की चाय है, मुझे ड्राइवर गाड़ी में बता रहा था, 50 रुपए का नान है, 120 रुपए, 332 रुपए का सिर्फ 1 लीटर का ही पेट्रोल अगर उसने डाल दिया, ठीक है सर। 3 टाइम अगर उसने खाना खाया तो 750 रुपए तो उस आदमी को हो गया। अगर बकरे की तरह से वो घास की तरह से नान और चाय पिए, उसकी बेटी क्या खाएगी, उसकी बीवी क्या खाएगी, उसके माँ बाप क्या करेंगे, रेंट क्या होगा, बिजली का बिल क्या होगा। वो खुदकुशियां कर रहे हैं जिनके वोट की भीख लेके आप आते हैं, और जो लीडरान शहनशाह बन जाते हैं इस मुल्क के अंदर, उनके बच्चों के अंदर तो कोई कमी नहीं है। उनके नालायक बच्चे आप कहते हैं हम मुल्क पर राज करने देंगे। जो प्रोसेस है ना, फ्रैंकली आपने उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। आपका ख्याल है कि वही कि 18 बंदों को फारिग करेंगे तो पाकिस्तान जन्नत का नमूना। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप इतनी हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक प्रोसेस है। एक वक्त था जब 70% काबीना हिंदुस्तान की, बराबर जिसका एग्जाम्पल देते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। 70% काबीना। हम इसको जस्टिफाई नहीं करें, लेकिन एक प्रोसेस से वो गुजरे। मुझे एक बात का तो ये जो आपने 3 साल में आसिम मुनीर साहब से, और पता नहीं 1.25 साल है शायद काजी फैज ईसा साहब का, लेस देन दैट, उनसे जो आपने तवक्को लगाई जरा ज्यादा ही है। अच्छा चलें, अगर इस मेरी तवक्को का, अच्छा मुझे एक बात, मैं आपको सिंपल सवाल कर सिंपलीफाई करता हूँ। ये भी डॉलर नीचे हो गया, खाने पीने की चीजें नीचे हो गई, ये क्यों नीचे हुई? और सारी जमहूरी पार्टियां पहले की, आज की केयरटेकर और आने वाली पार्टियां ये क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि ये इस करप्शन की, स्मगलिंग की, इस डॉलर की, डीवैल्यूएशन रुपी के अंदर खुद मुलविस थी। आसिम मुनीर साहब का क्योंकि जादू की छड़ी तो दी थी ना, उन्होंने अपनी जेब भरने की बात नहीं की, उन्हें पाकिस्तान में सोचा काम हो गया, काम हो गया। छड़ी थी, इस्तेमाल किया। डंडे के बगैर कैसे काम होगा सर? हाँ, तो पहले एक डंडा है आर्मी चीफ का ये वाला, और एक है चीफ जस्टिस साहब के पास ये वाला डंडा। इन 2 डंडों के साथ ही पाकिस्तान ठीक होगा। इन जमहूरी लीडरों को अगर ये वाला डंडा और ये वाला डंडा चलेगा। मैं सिर्फ बड़े क्विकली एक सेंटेंस में बात करूंगा जी कि आसिम मुनीर से मेरी बतौर पाकिस्तानी तवक्को ये है कि वो सिर्फ अपने किरदार तक महदूद रहें, वो ना किसी की हिमायत करें, ना किसी की मुखालफत करें। काजी फाइज ईसा साहब से मेरी बतौर पाकिस्तानी तवक्को ये है कि वो सिर्फ इंसाफ करें, ठीक, वो ना देखें कि कौन किसके साथ है और किसके क्या वो है। पेंडेंसी खत्म करें, लोगों को इंसाफ मुहैया करें। और ये 2 चीजें अगर हम करेंगे, और तीसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक, हम पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, जब तक हर शख्स अपना काम जो उसको तकवीज किया गया है वो नहीं करेगा, तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। लेकिन वो कहते हैं आप इलेक्शन करवाएंगे तो वही चेहरे वापस आ जाएंगे। 75 साल से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, हमेशा रिग्ड हुए। कल भी रिग्ड हुए थे, आज भी रिग्ड हुए, आगे भी रिग्ड होते रहेंगे। क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल, ये आइडियलिस्टिक दोस्त है मेरा, मैं रियलिस्टिक हो गया दुनिया के अंदर। नहीं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। देखें, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी कुव्वत थी, बहुत बड़ी कुव्वत थी। चारों सूबों में उसकी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस थी। 2008 से 2013 तक अनइंटरप्टेड उन्होंने हुकूमत की ना, 2 सूबों में तो वाइप आउट ही हो गए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए। अब ये तो प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। आप ये तमाम, अब इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसके अंदर वो प्रोग्रेस नहीं दिखा सके।
वो जो वादे उन्होंने किए थे 50 लाख नौकरी, 1 करोड़ घर, ये सवाल ही आज उनसे नहीं हो रहा। उनसे आज सवाल विक्टिमहुड पे उनकी हमदर्दियां उस जानिब चली गई हैं। अगर हम किसी को विक्टिमहुड ना दें, सिर्फ हम प्रोसेस के जरिए ही लोग बाहर निकलेंगे ना। अगर हमने लोगों को टांगना है तो उससे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। साहब, आपके प्लेटफॉर्म जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को अल्लाह ने इज्जत दी है। अवाम को अब देखिए, ये कहता है कि अवाम बेहतरीन जज है, अवाम जज है। अवाम तो एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट डाल देती है। आपने गुर्बत इतनी दी है, पेट ही उनका नहीं भर रहा, उनके बच्चे मर रहे हैं, वो क्या करें? गटर के ढक्कन गिरने पे किसी वजीर का बच्चा गिरा, मरा नहीं, गरीब का मरा। किसी बच्ची को 13 साल की नौकरी करने गरीब ने भेजा, उसका रेप किया, उस रेप करने का उसका मर्डर हो गया। 4 दिन मीडिया की मेहरबानी चला, चैप्टर को उसने मातम किया, खत्म बात। हम इम्यून हो गए, हम बेहेस लोग हैं, अब हम अंधे हैं, हम बहरे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। करने वाले भी अंधे हैं, करने वाले भी बहरे हैं, गूंगे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट की जंग है। इट इज ऑल अबाउट योर पर्सनल इंटरेस्ट। जब तक आप ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे, फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे, डरेंगे नहीं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये आज कैसे चीजें रिवर्स की तरफ चल रही हैं। 9 अरब रुपए कल पकड़े गए एक गोदाम के नीचे से, ठीक है सर। अब आप मुझे बताएं, 9 अरब तो मिल गए, 32-26 रुपए पेट्रोल बढ़ गए। देखिए, आप गरीब का नाम सस्ता नहीं हुआ। फिर गरीब जो है वो आपके ड्राइवर को अपना लीडर मान लेगा, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और अस्पताल दे दे। अब आपके जज्बे और आपकी जो फसाहत और बलागत उसको सलाम है, लेकिन ये जो पकड़ धकड़ है हमने इतनी देखी हुई है, इतनी देखी हुई पता है ये बात। हाँ, तो वो उसके ऊपर जो है ना इतना जरा तकिया नहीं करे। लेट मी गेट इनटू अ ब्रेक एंड गो टू राजा साहब, क्योंकि ये अपने लीडर के इंतजार में, उनका ख्याल है कि इंतजार करेंगे ना, अभी उनको इंतजार फरमाइए। और आपने कहा था कि शायद वो वापस नहीं आने लगे। मुझे 21 अक्टूबर को तो मेरी बर्थडे, इट्स अ बैड डे फॉर देम। लेट्स टेक अ ब्रेक है। क्या इंसाफ के जरिए और डंडे के जोर के ऊपर पाकिस्तान में सुधार पैदा किया जा सकता है? फैसल वावड़ा साहब का ख्याल है कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा और मौजूदा आर्मी चीफ मिलकर ये तैयार कर लें कि सिस्टम को हमने क्लिंस करना है तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इशू ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और आइन के ताबे हैं। आज उन्होंने प्रोसीडिंग्स में मेरे ख्याल में दर्जनों मरतबा ये बात की है कि किसी जजमेंट का ताबे नहीं, आइन के ताबे। ज़रा चलते हैं राजा साहब के पास। राजा साहब, ज़रा ये बताइएगा कि अब आपने तमाम तवक्कुआत लगाई हुई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, और मरीम नवाज साहबा के मैं बयानात भी सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो वापस आएंगे तो पाकिस्तान को तकलीफ से निजात देंगे। अब वावड़ा साहब का मानना यह है कि 21 जो है अगले महीने की वो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए तारीख अच्छी नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ तो ये तब्दील कर नहीं सकते, तो आप फ्लाइट तब्दील कर दें, कुछ ये सोचें 22 कर दें जब ये 1 दिन के हो गए थे। ये ज़रा बताएं कि नवाज शरीफ साहब की तवक्कुआत जो है बहुत ज़्यादा नहीं वापस कर दी आपने? देखिए, वो जो तारीख है 21, वो पाकिस्तान में पता नहीं कितने लाखों लोगों की तारीख पैदाइश है, तो हमारे लिए भी वो इसी तरह की उसकी अहमियत रहेगी। और दूसरी बात जहाँ तक रह गई कि हम ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ, और यकीन माने मेरा इसमें यकीन है, मैं इसमें इस पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को मौजूदा अगर बहरानों में से कोई बंदा निकाल सकता है जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। हमें ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान की अवाम के आगे 2013 से अगर हम बातें शुरू करें, बल्कि 91 से शुरू करें, हमारी असेंबलीज की मुद्दे पूरी नहीं होती थी उस वक्त, 2002 के बाद, फिर बल्कि 2008 के बाद ही मुद्दे पूरी होनी शुरू हुई। और उसके बाद भी क्या होता रहा मुल्क को, आप मुस्तफ़ा साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, फैसल वाडा साहब को पता है, ये तो खुद एक प्रोसेस में से निकल के आए हैं, इनके तो आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। अगर पूरी के पूरे आप पाकिस्तान के 75 साल देख लें इक़्तिदार के, उनमें कौन सा लीडर आया जिसने पाकिस्तान के मुल्क के कौम के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, ऐसी सरमायाकारी पाकिस्तान में लेके आया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, पाकिस्तान को एक आलमी कुव्वत जो आज कहते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं, ये तो होगी ना आपकी प्रेस रिलीज। देखिए मुझे आपके नहीं, ऑनेस्ट टू गॉड, ये तो आपके प्रेस रिलीज है, आपके हर बयान, हर स्टेटमेंट के अंदर ये पांच पैराज होते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आपने तवक्कुआत जो है, ये हकायक है लेकिन प्रेस रिलीज का हिस्सा है, आपने जो तवक्कुआत वाबस्ता कर दी हैं कि नवाज शरीफ आएगा और पाकिस्तान को तकलीफ से निकालेगा, पाकिस्तान जिस तकलीफ में है वो ढांचे के मसाइल हैं, तो मेरे ख्याल में आप हाइप अप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, शायद वो ये काम ना कर रहे, तो इलेक्शन जीतने हैं ना। आपको एक बड़ी वाज़ेह बात बताऊं तलत साहब, इलेक्शन हम इसी बात पे जीतेंगे कि हमने पहले भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया। उस जमाने में जो पेट्रोल था 100 रुपए से नीचे था, डॉलर किधर था,
और बिजली का यूनिट का क्या रेट था, जब नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई, खाद कितने की थी, डीएपी का गट्टू कितने का था, यूरिया कितने की थी, बिजली का जो ज़रई यूनिट होता था उसकी क्या कीमत थी। वो कह रहे उसके बाद फिर जब फैसल वाडा साहब इनका बीपी आज हाई होने के बजाय लो हो रहा है और और 3 साल मैं आपको पाकिस्तान की बताऊं, तबाही हुई, मोहसिन भाई एक मिनट, तलब वो भाई तबाही आप का उसका साहब एक कोई काम इजाला कर नहीं दे लें, सकते। एक काम आप कर लें, आपके और आज मंडे हम ऑनवर्ड ये जितने समझते शो है हैं ना, कि नवाज शरीफ उसमें ही इस मुल्क का PMLN निजात दहिंदा साबित को होगा। बताएं कि भाई प्लान बताओ, 100 रुपए का पेट्रोल, 150 रुपए का डॉलर, कैसे करें, 20 रुपए की रोटी, 10 रुपए का चावल, और बच्चों को एजुकेशन, गटर के ढक्कन कैसे करोगे 5 साल में, इधर बताओ। पीटीआई को उधर खड़ा करें, इधर पीपल्स पार्टी को खड़ा करें, और प्लेयर्स को भी खड़ा कर दे इधर मिलाकर। खुदा की कसम खाए कहता हूं, किसी के पास ना ए प्लान है, ना बी प्लान है, ना सी प्लान है। अल्लाह तवक्कल नहीं चल रहा है। मोहसिन राजा साहब को बुला ले, पढ़े लिखी शख्सियत है, बताए जी आप फर्स्ट 3 साल में ये जो आज अभी मोजे बता रहे थे वो वापस रिवर्स करके कैसे करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ये सही होंगे, हम इनसे माफी मांगेंगे, हम भी मियाँ साहब के कंधे पे बिठाएंगे, लेकिन इस बार अवाम को, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जो भूख से बिलबिला रहे हैं, उन तोड़ फोड़ गालम गलोच ना करें, ना हटदर्मी चलने दें, ना बदमाशी चलने दें, ना लेबॉर्ट्री के टेस्ट चलने दें। हाथ बांध के बाहर खड़े हो जाए चुपचाप, बोलो रोटी सस्ती चाहिए, खाना सस्ता चाहिए, हमारे अपने बच्चों की जिंदगियां सस्ती चाहिए, जिन्होंने कत्ल किया उनको सजाए, फांसी की सजा पे देखना है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर एक खामोश साइलेंट रेवोल्यूशन आ जाए। ठीक, जो मेरे ख्याल में टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता, रेवोल्यूशन हैज टू स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि ग्रास रूट से आएगा। योर टेक ऑन दिस कि ये वाकईतन अवाम के ऊपर फिर बात चली जाएगी। अवाम की डिमांड ही थी कि 57,000 केसेस जो हैं, जो साइलिन की आज बात कर रहे थे, कि उनको आप मेहमानों की तरह ट्रीट करें, उनको कंटेम्प्ट से ना, और किसी खास बंदे के लिए खास एहतमाम नहीं करें। गो अहेड टेल अस, इज दिस द वे फॉरवर्ड? बिल्कुल, देखिए हमें चीज़ें तलत भाई दुरुस्त तो करनी है ना। अब काजी साहब के ज़िम्मे सिर्फ इस मुल्क में इंसाफ करना है। वो 1 साल के लिए चीफ जस्टिस है, उन्होंने अच्छी बिगिनिंग की है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी कम करें, और उनके सामने जो 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट का एतमाद बहाल होना, लोगों का इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एतमाद बहाल होना। हो सकता है कि ये हमारे लिए एक ऐसी एग्जाम्पल बन जाए कि डाउन 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल हो रेफर करने के लिए। और फिर उनका जो चैलेंजेस है, इस मुल्क में अभी इस वक्त तक इलेक्शंस का कोई पता नहीं है। ठीक, हमारी केयर टेकर हुकूमत जो है, स्पेशली हमारे 2 सूबों के अंदर, वो तकरीबन साल हो जाएगा अगर इलेक्शंस जनवरी-फरवरी में होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इस वक्त वो मुल्क, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आनी जहां पे सियासी अदम इस्तेकाम हो और पता ही ना हो कि जी इलेक्शन की तारीख, इंतखाबात नंबर 2, और फिर उसके बाद जो पेंडेंसी है खत्म करें उसकी। और हमारे यहाँ जो इस वक्त मिसिंग पर्सनस के जो केसेस हैं, हमारे यहाँ इस वक्त जो राइट्स की इन जनरल जो वायलेशन है, कि उसके ऊपर अदलिया, हम यही कर सकते थे कि आइन बनाते, उसके अंदर लिखते कि एक आम आदमी के हकूक क्या है, और फिर अदालत के हवाले कर दिया हमने, अदल करें और बगैर देखे कि कौन शख्स कौन है। ये तो आइडियलिस्टिक है ना, इसकी तो बात कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ना रोटी दे रहा है, ना प्रोटेक्शन दे रहा है, ऐसे ना किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान 3 जनरेशन तक अपने घर से बाहर है। मेरी तलत साहब रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ एक ही है, देखिए सर, जो ये चाहता है आइडियली तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। मोहसिन साहब कब तक ये बीन बजाएंगे मियाँ साहब का, ठीक है, वो हमें नहीं पता, लेकिन सर जब तक इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, नए लोगों को प्रोविजन और चांस नहीं देंगे, ठीक है, ये एक छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा आया, तीसरा चला गया, तीसरे गाली दी, उससे पैसे बनाए, उससे रिकवर किए, उसको छोड़ दिया, नैब दे दिया। 16 महीने के अंदर मुझे आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दें, 16 महीने के अंदर 3 काम हुए। 164 के बयान में इसाक डार साहब आए, 5 साल बयान कर दिया। अब आपने केस सारे माफ करा दिए 16 महीने में, बदतरीन कर्जे चढ़ाए। इस 16 महीने में आपने पाकिस्तान को क्या दिया, क्या परफॉर्मेंस लेके जाएंगे? सर आप इनको कल टीवी पे अकेले बुलाएं, पूरा प्रोग्राम मैं कर लूंगा, बुला के इनसे कहें कि आपको प्लान दें ऑफ एक्शन कि पाकिस्तान ठीक कैसे होगा। चूंकि आपने काजी फायद ईसा साहब के बारे से पहले ही कह दिया कि आपकी तवक्को क्या है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। राजा साहब क्विकली, काजी फायद ईसा साहब और इन्होंने माशाल्लाह सिर्फ काजी फायद ईसा साहब के लिए भी 2016 में इन्होंने बहुत, उनके बारे में भी जहर उगला हुआ है। सो वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन लाइन कि अब होना क्या है, होगा कैसे। माजी की बातें ना ही करें, माजी की बातें तो अब आऊंगी सर, तभी तो आगे फ्यूचर अच्छा होगा। बहुत सारी बातें होंगी ना फिर। गो अहेड, टेल मी क्विकली, काजी फायद ईसा साहब को क्या करना चाहिए? मैं देखिए, काजी फायद ईसा को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए,
और हम यही तो करते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान की जुडिशरी का, अच्छे लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर वो काम करेंगे और पाकिस्तान की आवाम को जो जल्द अज जल्द और बेहतरीन इंसाफ जो है वो मुहैया करेंगे। I have to leave it there. All three of you, thank you very much for being with us.